हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फ्रॉम द हार्ट में आपका स्वागत है। और मैं आपका फ्रेंड रवि तिवारी फिर से लेके आऊँ एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में जो मैंने ड्राइंग बनाई है अभी इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पे मैंने दो फ्रीडम फाइटर्स की ड्राइंग बनाई थी। एक चंद्रशेखर आज़ाद जी की ड्राइंग बनाई थी और एक रानी लक्ष्मीबाई जी की ड्राइंग बनाई थी। तो इस वाली वीडियो में आपको चंद्रशेखर आज़ाद जी की ड्राइंग देखने को मिलेगा और जो सेकंड वाली वीडियो होगी उसमें रानी लक्ष्मीबाई जी की ड्राइंग देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, ये जो दोनों ड्राइंग हैं ये मेरी एग्जीबिशन में लगी थी। हरिद्वार में अभी एग्जीबिशन थी, इंडिपेंडेंस डे फ्रीडम फाइटर्स उनका थीम था, तो उस पर मैंने ये दो पेंटिंगें बनाई थी। इसमें मेरे स्टूडेंट्स की भी ड्राइंग लगी थी। तो जैसे ही ये वाली वीडियो ख़त्म होगी, मतलब जो मेरी पेंटिंग की वीडियोस हैं वो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। दैन उसके बाद से आपको मैं थोड़ा सा वो भी दिखाऊंगा इसमें कि एग्जीबिशन में कहाँ पे हमारी पेंटिंग लगी थी। तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। और अगर आपको मेरी पेंटिंग अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को ड्राइंग कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन साथ में जरूर दबा दे। और फ्रेंड्स, ये वाली जो ड्राइंग है ये मैंने ग्रेफाइट और चारकोल का यूज़ करते हुए बनाया है। और इसमें मैंने प्रिंट आउट का एक उनका डायलॉग भी है वो लिखा है। तो आप लोग देखना और मुझे बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शेखर आजाद के पिता थोड़े क्रोधी थे, जिसकी कमी मां अपने वात्सल्य से पूरी करती थी। आजाद को भी अपनी मां से अतिशय प्रेम था। उनके साथी वैशंपायन अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद में लिखते हैं कि जब आखिरी दिनों में चंद्रशेखर आजाद मुझसे मिले थे तो उन्होंने मुझसे कहा था, देखो देश तो एक दिन आजाद होगा, अगर तुम उस दिन तक जीवित रहो तो घर जाकर एक बार मेरी मां से मिल लेना। इस तरह का बलिदान और त्याग होता है एक क्रांतिकारी का। दुर्गा भाभी कहती हैं कि आजाद कभी बिस्तर पर सोया नहीं करते। आमतौर पर वो जमीन पर पुराने अखबार बिछाकर सो जाया करते। शायद वो अपने आप को इसी तरह के सुख का आदी नहीं बनाना चाहते थे। चंद्रशेखर आजाद को अच्छे स्वादिष्ट भोजन का शौक था। जब कोई दावत देता तो वे प्रेम से भोजन करते। उन्हें घी डालकर दाल चावल की खिचड़ी बहुत पसंद थी। लेकिन आखिरी 8 सालों में आजाद बहुत कम मात्रा में भोजन करते थे। वे पूरे दिन में 2 रोटी और उसके साथ गुड़ के 2 टुकड़े खा लिया करते। जब उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते तो वे एक आने का भुना चना खरीदकर खा लेते और पानी पीकर अपनी भूख शांत करते। उस समय क्रांतिकारियों से सहानुभूति रखने वाले कुछ लोग तो थे, लेकिन मदद करने वाले बहुत बहुत कम। अधिकतर गरीब घर के लड़के ही आजादी की लड़ाई में उतरते और इनके पास पैसे की तंगी होती। इन सब के बीच में आजाद टीम बनाने के लिए बहुत मेहनत किया करते। क्रांतिकारी को भर्ती करने के बाद उसे कई सारी चीजें और स्किल सिखाते। क्रांतिकारी दोस्त नंद किशोर निगम किताब बलिदान में लिखते हैं, आजाद दल के साथियों को अच्छी अच्छी किताबें लाकर दिया करते थे। शेखर आजाद को हमेशा अपनी मेहनत और कौशल पर भरोसा था। जब कोई क्रांतिकारी पकड़ा जाता तो चंद्रशेखर आजाद को ऐसा लगता कि किसी ने मेरे शरीर का हिस्सा काट लिया है। वे कई दिनों तक परेशान और उद्वेग में रहते, लेकिन वे हताश कभी नहीं हुए। काकोरी कांड के बाद जब 2 को छोड़कर सारे क्रांतिकारी पकड़े गए, तब भी आजाद ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ समय अज्ञातवास में रहे, फिर शहर शहर घूमकर संगठन और पार्टी मेंबर्स को एक्टिव किया। आजाद अपने पिता के जैसे ही स्वाभिमानी और हठी थे। जो एक बार तय कर लिया वो तो अब करना है, ये आजाद का हमेशा से स्वभाव था। एक बार पिता ने घर के बाहर निकाल दिया कि जब तक माफी नहीं मांगोगे घर के अंदर नहीं आओगे। इसके बाद आजाद कभी घर के अंदर नहीं गए। वे 13 साल की उम्र में ही घर छोड़कर चल दिए। पहले चचेरे भाई के यहाँ गए, फिर वहां से भी सुबह 4 बजे निकल गए। 24 घंटे लगातार रेल की पटरियों पर चलते हुए अगली सुबह दोहद रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां एक गाड़ी खड़ी हुई थी और उसमें जाकर लेट गए। थके हुए चूर तो थे ही, तत्काल नींद लग गई। जब नींद खुली तो बंबई आ चुके थे। बंबई में उन्हें ठेले पर बर्तन धोने का काम मिल गया। यहाँ चंद्रशेखर आजाद ने पैसे कमाना और दुनिया के तौर तरीके सीख लिए थे, लेकिन उनका बंबई की होड़ में मन नहीं लगा। वे बनारस आ गए। चंद्रशेखर आजाद में एक और खूबी थी, वे पक्के निश्चय के धनी थे। जिस चीज में मन लगाते उसे बहुत जल्दी सीख लेते। बनारस आकर उन्हें कुश्ती कसरत का शौक लगा तो उन्होंने दंड लगाना और कसरत करना शुरू कर दिया। वो पूरी जिंदगी हर दिन कई 100 दंड लगाते थे। उस समय बनारस में गुंडा रहता था। ये गुंडा पैसे निकलवाने, शरीफ लोगों को धमकाने जैसे काम करता था।
व्यापारियों और थानेदार के साथ इस गुंडे की साठगांठ थी, जिस कारण ये बेधड़क लड़कियां भी छेड़ने लगा था। 15 साल के चंद्रशेखर आजाद के सामने इस गुंडे ने लड़की को छेड़ दिया। उस लड़की ने वहीं चिल्लाना शुरू किया तो गुंडा लड़की को और डराने लगा। ये बात 15 साल के आजाद से देखी नहीं गई। उन्होंने गुंडे को ललकारा तो गुंडे ने बोला, तू छोटा बच्चा है, जब असली दांत आए तब मुझसे भिड़ना। लेकिन इतने में चंद्रशेखर आजाद उस लंबे चौड़े गुंडे पर चढ़ गए और पैतरा लगाकर गला दबोच लिया। आजाद ने गुंडे से बोला कि अगर तुम उस लड़की को बहन बुलाकर माफी नहीं मांगोगे तो मैं यहीं तेरा गला दबा दूंगा। उस गुंडे के साथ 2 और मुस्टंडे भी थे, लेकिन भीड़ इकट्ठी होने पर उनकी हिम्मत जाती रही। आखिर गुंडे को माफी मांगनी ही पड़ी। वो गुंडा शर्मसार होकर रातों रात बनारस छोड़कर चला गया। इस तरह चंद्रशेखर आजाद बनारस में प्रसिद्ध। इसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद प्लानिंग में भी बहुत माहिर थे। साथ में वो बहुत सावधानी रखते। जब भी कोई आजाद को जानने वाला क्रांतिकारी पकड़ा जाता तो चंद्रशेखर आजाद तत्काल अपने रहने की जगह बदल देते। इसी वजह से कई मुखबिरों के बावजूद पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई। उनके जीवन में केवल 4 ही फोटो खींच सके हैं, क्योंकि वो अंग्रेजों को कोई सुराग छोड़ना नहीं चाहते थे। अगर कोई फोटो खींचता तो वे उसे नष्ट करवाते थे। फिर भी उनके चाहने वालों ने एक फोटो बचा लिया। तो इस महान इंसान का परिचय हम सबसे करवाना चाहते थे। HSRA के कमांडर इन चीफ चंद्रशेखर आजाद का निशाना इतना गजब का था कि उस समय का अंग्रेज पुलिस सुपरिटेंडेंट कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में चंद्रशेखर आजाद से अच्छा निशानेबाज नहीं देखा। आखिरी दिन अंग्रेजों की किस्मत रही कि गोलीबारी की शुरुआत में ही चंद्रशेखर आजाद को 2 गोलियां लग चुकी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो आजाद वहां से भी निकल जाते, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का निशाना अचूक था। उन्होंने बचपन में भील बच्चों के साथ तीर चलाने का अभ्यास किया था और अज्ञातवास के समय भी चंद्रशेखर आजाद भीलों के साथ रहे थे। जब पिस्तौल चलती है तो गन पाउडर का धुआं उड़ता है। इस धुएं को देखकर चंद्रशेखर आजाद ने एक सब इंस्पेक्टर के सर को निशाना बनाया, जो दूर झाड़ी की ओट में छिपा हुआ था। अपने जीवन काल के मात्र 8 सालों में, यानी 16 से 24 साल की उम्र के बीच में